हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना एसएससी जेई का पीवाईक्यू सेशन, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं अपना डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। जब भी हम आरसीसी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जब डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एज ए डिज़ाइन ऑफ कॉलम डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन ऑफ कॉलम के जितने भी एसएससी जेई के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व किए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमने विद कंसेप्ट और डिटेल वाइज कवर करने की कोशिश की है डियर। ये उसका पार्ट थर्ड है, यानी कि जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाते हैं उसको हम इस पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे डियर। हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि जो हमारा लेक्चर का ड्यूरेशन रहे वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? 1 घंटे में जितने भी क्वेश्चन हमारे से हो पाएंगे हम उन क्वेश्चन को टारगेट करेंगे विद कंसेप्ट और डिटेल वाइज। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं कवर किया है तो पहले आप उसको कवर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके पार्ट थर्ड में काफी हेल्प करेंगे डियर। तो आइए बात करते हैं आज के अपने इस सेशन की। आज जो आपका ये क्वेश्चन है ये एसएससी जेई 2016 के अंदर पूछा गया था, और इस क्वेश्चन का जो आपका एक क्वेश्चन आया था जो उसने ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा था, जहां पे इसके न्यूमेरिकल टाइप्स की प्रॉब्लम थी जो हमने ऑलरेडी वहां पे कवर कर चुके थे। क्लियर है? यहाँ पे उसको एज ए एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एक शॉर्ट कॉलम है जिसका साइज दे दिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। कॉलम का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर गिवन है। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे आपके कॉलम बनाने की, तो सबसे पहले मैं किसको डिजाइन करूंगा, अपन कॉलम बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास ये कॉलम है, और इस कॉलम का आपके पास क्या दे दिया है सर, क्रॉस सेक्शन दे दिया है। आप सभी जानते हैं कि जो कॉलम होता है उसके पास सर मेजरली 3 डायमेंशंस होती है। आपके पास 3 डायमेंशंस में आपका लेंथ होता है, आपका विड्थ होता है और आपका डेप्थ होता है, जिसमें से जो आपका लेंथ होता है वो आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में होता है, और जबकि आपका विड्थ और डेप्थ जो होता है वो आपका लेटरल डायरेक्शंस में होता है। और जो लेटरल डायरेक्शन में जो आपकी डायमेंशंस होती है वही डायमेंशंस आपकी क्या कहलाती है सर, वही डायमेंशंस हमारी कहलाती है कौन सी डायमेंशंस, आपका क्रॉस सेक्शन। जैसे ये वाला आपके पास यहाँ पे ये दिखाया है मैंने, तो यहाँ पे क्या बोला है इसने कि ये चीज आपको दिखाई दे रही है कि 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर उसने इसका क्रॉस सेक्शन दे दिया है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ इसके लेंथ की, तो लेंथ क्या उसने दिया है सर, नहीं लेंथ दिया है, तो मैं उसको मार्क तो कर ही सकता हूँ। क्लियर है? अब आप सभी जानते हैं कि जो आपके पास सेक्शन है वो रेनफोर्स्ड है 4 बार से। कितनी बार से रेनफोर्स्ड है सर, 4 बार से। तो आप सभी जानते हैं कि जो आज जो आपके पास क्रॉस सेक्शन दे दिया वो कैसा दे दिया सर, रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बार्स हम प्रोवाइड करेंगे वो कितनी बार्स प्रोवाइड करेंगे सर, कुछ 4 बार्स प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? जब आप इनको फ्रंट से देखोगे तो आपको कुछ यहाँ पर 3 ही बार नजर आएगी। क्लियर है? कितनी बार नजर आएगी भाई, आपको 3 बार नजर आएगी। तो उन तीनों ही बार्स को हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, कुछ एक बार ये हो गया आपके पास, 2 बार ये होगी आपके पास, और 3 बार ये हो गई आपके पास। एक जो इसके बैक में होगी वो आपको शायद यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि जो आपके कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है उसमें आपका कह सकते हो आपको उसका ग्रॉस एरिया भी मिल जाएगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में आपको बार्स भी दिखाई दे रही है, और कितनी बार है सर, 4 बार है, तो नो डाउट आपको उसका क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा हाईलाइटर ज्यादा हो गया है। क्लियर है? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इसने क्या बोला आगे, देखिएगा पहले तो ये कि इफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर 40 kg, आपको पास परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस दे दिया है। देखिएगा कितनी दे दी है, 40 kg एंड 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेफ लोड ऑन द कॉलम शुड नॉट एक्सीड, कि जो आपका सेफ लोड है कॉलम का वो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लोड फैक्टर मेथड, according to लोड फैक्टर मेथड के अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं, शॉर्ट कॉलम को डिजाइन करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम सर, शॉर्ट कॉलम को, तो उस कंडीशंस में आपका क्या फॉर्मूला बनता है, उस कंडीशंस में बनता है कि जो आपके पास टोटल लोड होता है या उसको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी बोल दो आप, वो क्या होता है आपके पास लोड टेकन बाय कंक्रीट होता है, जिसको मैं पीसी लिखता हूं, प्लस लोड टेकन बाय स्टील लिखता हूं, मैं पीएस बोलता हूं। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं लोड टेकन बाय कंक्रीट की, तो लोड टेकन बाय कंक्रीट कैसे निकलता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन
into area of concrete plus permissible stress in steel in compression into area of steel in compressions। क्लियर है? कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिलता है डियर। क्लियर है? ये चीज आप सभी जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सिग्मा सी सी की, तो सिग्मा सी सी क्या है आपके पास? ये है परमिसिबल स्ट्रेस। क्या है सर? परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं वो आपके क्वेश्चंस में गिवन है, हालांकि मैंने इसको टेबल भी करवाया है आपको, आप चाहो तो उस टेबल को लर्न कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा था एफसी के डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और जब आप परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट की बात करते हो किसमें? कॉलम के केस में, तो एफसी के डिवाइडेड बाय कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना था आपको? 3 लेना था, सॉरी 4 लेना था। क्लियर है? और जब हम बात करेंगे बेंडिंग में यानी कि बीम के केस में, तो वहां पे डिवाइडेड बाय आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 करेंगे। क्लियर है? ये चीज आप जानते हैं। बट जो आज आपके पास यहाँ पे सिग्मा सीसी की वैल्यू जो दे दी गई है वो कितनी दे दी है सर? आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट दे दिया है 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे दूसरी, तो दूसरा क्या है हमारे पास सर? देखिएगा सिग्मा एससी। सिग्मा एससी की अगर मैं बात करता हूं तो सिग्मा एससी क्या होता है सर? ये परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील होता है। क्या होता है सर? परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील होता है डियर। ठीक है, तो आज तो ये क्वेश्चंस में दिया है आपके पास, कितना दिया है सर? 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोशिश करते हैं, यानी कि सिग्मा एस सी आपके पास कितना दे दिया है? 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास ये क्रॉस सेक्शन दिया गया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ दी सेक्शन, क्या दिया है सर? क्रॉस सेक्शन ऑफ दी सेक्शन आपके पास दिया गया है। वो कितना दिया गया है सर? हमारे पास 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर दे दिया है। और क्रॉस सेक्शन क्या होता है आपके पास? बी इंटू डी होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस एरिया बोलते हैं, एजी बोलते हैं। तो 20 इंटू 20 कितना होगा आपके पास? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया है। क्लियर है? यानी कि इतना मामला आपका क्लियर हो गया है। अगर हम बात करते हैं कि सर अगर हमें यहां से इसका टोटल ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करना चाहे, तो टोटल ग्रॉस एरिया कैसे निकल सकता है आपका? ये निकल सकता है आपका एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट, जो आपके पास ऑलरेडी है। तो देखिएगा, जैसे आपका ग्रॉस एरिया तो होगा ही होगा, तो आपके पास जब यहाँ पे 4 बार्स प्रोवाइड कर दी, तो इन 4 बार का क्या होगा? स्ट्रेस ऑफ स्टील इन एरिया भी होगा, और उसी तरह से यहाँ पर आपका एरिया ऑफ कंक्रीट भी होगा। तो अगर मैं बात करता हूं एजी, तो एजी को आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस आपके पास एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशंस। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ कंक्रीट की, तो एरिया ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा पास? ग्रॉस एरिया प्लस माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट हो जाएगा। तो क्या आपके पास एरिया ऑफ स्टील दिया गया है? बिल्कुल हाँ, एरिया ऑफ स्टील आपके पास कितना है? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर हमारे पास एरिया ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशंस या कंक्रीट कहो आप, जिसको हम एएससी बोल सकते हैं, वो कितना है आपके पास? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या आपका एरिया ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। ग्रॉस एरिया कितना आया था आपके पास? ये आया था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम देखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 380 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहां से आपके पास क्या आ गया है सर? एरिया ऑफ कंक्रीट। तो यहां से एरिया ऑफ कंक्रीट भी आपके पास है, एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट भी आपके पास है, और आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट भी है और परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील भी यहां पर गिवन है। तो वही लोड टेकन बाय अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? permissible stress in concrete into area of concrete plus permissible stress in steel into area of steel in compressions। क्लियर है? permissible stress कितना दिया है आपके पास सर? permissible stress दिया है हमारे पास 40 kg। ठीक है, तो आप कीजिएगा 40 kg into area of concrete कितना है आपके पास? 380 आया, प्लस permissible stress in steel कितना है स्टील के अंदर सर? वो आपका दिया गया है 300 kg। तो दैट इज 300 इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट कितना है? 20 है। तो आप ये 20 कीजिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 38
को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 152 यानी कि 22 प्लस 300 को आप 2 से करेंगे तो आपके पास कितना आएगा सर 6000 आ जाएगा। 15 और 6 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 21,200 kg, यानी कि जो आपका कॉलम के ऊपर जो लोड एक्ट कर रहा होगा वो कितना लोड एक्ट कर रहा होगा आपका, वो 21,200 kg का लोड एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है? तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या सर 412 kg? नहीं सर। क्या 21? नहीं सर। क्या ये भी नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर सर? नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। क्लियर है? बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि देखने में आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन टफ है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आपने मेरा प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो ये तो सिर्फ उसका प्रॉब्लम है। क्लियर है? यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस की क्या है, ये आपके पास एक सिंपल टाइप की प्रॉब्लम है। क्लियर है? अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाँ, अब स्टूडेंट यहाँ पे डाउट करेगा कि जो सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इस तरह के क्वेश्चंस तो क्लास के अंदर नहीं करवाए गए हैं और ना ही सर आपके टॉपिक के अंदर कवर करवाए गए। हालांकि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उस एग्जाम के अंदर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर दिए जाते हैं कि आपने उस सब्जेक्ट के अंदर कितनी स्टडी की है और आप उस सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज जानते हो। क्लियर है? तो यही कुछ कहा है कि इफ साइज ऑफ कॉलम इज रिड्यूस अबव द फ्लोर लेवल, कि जब हम क्या करते हैं कॉलम के साइज को रिड्यूस कर देते हैं उसके अबव फ्लोर से, तो उस कंडीशन में जो हम मेन बाहर ऑफ द कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं उनको क्या किया जाता है? क्या सर उनको हम कंटिन्यूअसली ऊपर रख सकते हैं? क्या सर उनको बैंड कर दिया जाए या फिर जस्ट स्टॉप कर दिया जाए? जैसे देखिएगा, मान लेते हैं आपके पास एक कॉलम हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ये कॉलम है आपके पास। सिंपल सी बात देखिएगा, आप समझिएगा इसको। और इस कॉलम में जब हम देखेंगे कुछ इस तरह से आपके पास होगा, ये है आपके पास, ये मान लेते हैं आपका एक फ्लोर है और इसके ऊपर कंटिन्यूअसली कोई दूसरा फ्लोर भी होगा। अब यहाँ पे आपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की होगी, कुछ एक रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड की होगी, यहाँ पे प्रोवाइड की होगी और यहाँ पे प्रोवाइड की होगी। अब आपने देखा होगा जो आपके घरों में जो आप रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, या तो क्या होगी आपके जो स्लैब होगा आपका स्लैब के बाहर भी निकली होगी, यानी कि ये रेनफोर्समेंट यहीं तक नहीं होगी, इसका कुछ पोर्शंस आपका कहाँ निकला होगा सर? बाहर, कंटिन्यूअसली बाहर भी जा सकता है। ठीक है? क्योंकि दूसरे फ्लोर के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से आपके पास बाहर, आपके फ्लोर से बाहर निकले होंगे, आपकी छत से बाहर निकले होंगे। तो क्या जो ये छत से बाहर निकले होंगे और आपने अपना काम स्टॉप यहीं पे कर दिया है, यानी कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनी है और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बार्स छोड़ दिए हैं। क्या सर आप इन एक्स्ट्रा बार को छोड़ सकते हैं? हाँ, आप छोड़ भी सकते हैं। आप चाहो तो इनको कंटिन्यूअसली रख सकते हो, आप चाहो तो जितने हैं उतने ही उन पे स्टॉप कर दीजिएगा। क्वेश्चन में यही पूछा है। और यहाँ पे मान लेते हैं आपका कोई दूसरा कंटिन्यूअस फ्लोर होगा, और कंटिन्यूअस फ्लोर कैसा होगा वो भी मैं बना लेता हूं। ठीक है? कंटिन्यूअस फ्लोर आपके पास कुछ ये कंटिन्यूअस फ्लोर होगा आपके पास, ये कुछ फ्लोर होगा आपके पास, इससे ऊपर जो फ्लोर बन रहा होगा इससे ऊपर। पर फिर भी आप चाहो तो ये जो एक्स्ट्रा रेनफोर्स है, अगर आपने फ्लोर भी नहीं इसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग स्टोरी नहीं बनाई तो भी आप उनको एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो, उसका कोई वो नहीं है। क्लियर है? तो वही बोल रहा है कि कंटिन्यूअस ही रख सकते हैं आप उनको, बिल्कुल सर रख सकते हैं। दूसरा बैंड कर सकते हैं, आप चाहो तो इनको क्या कर दो, यहाँ से बैंड भी कर सकते हैं। ठीक है? आप चाहो तो बैंड भी कर सकते हैं। दूसरा है जस्ट स्टॉप, जहां पे पड़े हैं वहीं पे क्या कर दो सर, उनको स्टॉप कर दो। क्लियर है? यही बोल रहा है सेपरेट द लैप बार्स प्रोवाइडेड। क्लियर है? सेपरेट भी। अब आप इसके ऊपर क्या बनाना चाहते हो, आप दूसरी स्टोरी बनाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, आप एक और बार प्रोवाइड करेंगे, यानी कि दूसरी बार प्रोवाइड करेंगे तो उन बार को ये ऐसे कुछ डालेंगे आप दूसरी प्रोवाइड। अब जब दूसरी बार आपने डालेंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे, उनका लैपिंग कर दोगे। ठीक है? ये तो तब है कंडीशन सर कि जब आप क्या कर रहे हो दूसरी स्टोरी से, तो इनको क्या कर दिया जाता है सर, कुछ इस तरह से लैप किया जाता है, कुछ इस तरह से। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका जस्ट आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है आपके एग्जाम के अंदर, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा सर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होगा। क्लियर है? ये चीज आपको
ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉलम इज रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज एक्सीड। कौन से कॉलम की बात कर रहा है सर? आपके लॉन्ग कॉलम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब हमने क्या किया था सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम किया था। क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉलम के बाद हम जब कर रहे थे तो उस कंडीशंस में आपको क्या, किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशो के आधार पर कर रहे थे। किसके आधार पर कर रहे थे? स्लेंडरनेस रेशो के आधार पर कर रहे थे। और जब आप स्लेंडरनेस रेशो के आधार पर कर रहे थे तो उस कंडीशंस में क्या क्या बन रहा था आपके पास? देखिएगा कि अगर सर मेरा क्या है, स्लेंडरनेस रेशो इज लेस देन 3 हुआ तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं सर? पेडेस्टल बोलते हैं। क्लियर है? अगर सर स्लेंडरनेस रेशो क्या हुआ सर आपका 3 से बड़ा हुआ और 12 से छोटा हुआ तो उस कंडीशंस में हम क्या बोलते हैं सर? शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। कुछ यही बात है, बट यहाँ तो आपके लॉन्ग कॉलम की बात की जा रही है। और जब सर आपका क्या हो, स्लेंडरनेस रेशो 3 से तो बड़ा हो, नहीं, डायरेक्ट रखिएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, 12 हो और 12 से बड़ा हो तो उस कंडीशंस में हम क्या बोलेंगे सर? लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। कितना होना चाहिए? यानी कि शुड नॉट एक्सीड 60 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। कौन सी कंडीशंस में? आपके लॉन्ग कॉलम की कंडीशंस में। क्लियर है? और भी बातें बताऊंगा, देखिएगा। स्लेंडरनेस रेशो की जब हम आरसीसी के अंदर बात करते हैं तो स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है आपके पास? तो ये होता है आपके पास दैट इज एल इफेक्टिव बोले तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास? लीस्ट लेटरल डायमेंशंस हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसी तरह से आपके पास तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो इज लेस देन 3 है तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि जो आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम है शुड नॉट एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में इसी तरह से उसने पूछा है, देखिएगा मैं हर चीज बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे भी जो आपका शॉर्ट कॉलम के कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन, दिस इज द स्लेंडरनेस रेशियो इज मोर देन 3 बट लेस देन 12। क्लियर है? तो इस केस में भी क्या होगा आपके पास कि जो सर आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम है वो क्या होगी सर? शुड नॉट एक्सीड 12 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशंस, वो 12 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने लॉन्ग कॉलम के केस में, तो वही आएगा एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो एल इफेक्टिव है आपका शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए आपके पास? 60 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और शुड नॉट ग्रेटर देन 60 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा लॉन्ग कॉलम की बात की है उसने, 10 भी नहीं सर, 20 भी नहीं सर और 15 भी नहीं, क्योंकि उसने बोला लेटरल डायमेंशन इज एक्सीड, 12 से तो एक्सीड करनी चाहिए बट 60 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बाकी मैंने आपको डिटेलिंग पूरी बताई है कि जो शॉर्ट कॉलम होता है वो क्रशिंग में फेल होता है, जबकि लॉन्ग कॉलम होता है वो आपका बकलिंग में फेल होता है। क्लियर है? और लॉन्ग कॉलम की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है सर? कम होती है। जब उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तो वहां पे हम एक रिडक्शन फैक्टर का यूज करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्या होता है आपके पास 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 48 बी होता है। क्लियर है? ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये भी चीजें मैंने बताई है कि जो सर स्लेंडरनेस रेशियो है 60 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर का मतलब क्या होता है? सिलेंडर का मतलब होता है आपके पास, देखिएगा ये दोबारा से बता रहा हूं मैं, सिलेंडर मींस क्या होता है? सिलेंडर मींस होता है कि एक ऐसा मेंबर सर जिसकी लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है बट उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है। तो ऐसे में जो शॉर्ट कॉलम जो आपको दिखाई देते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो तो क्या होती है सर? कम होती है, बट उनकी जो विड्थ होती है वो ज्यादा होती है। बट जो लॉन्ग कॉलम होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है बट उनकी विड्थ कम होती है। बट अगर हम पेडेस्टल की बात करते हैं तो पेडेस्टल की लेंथ क्या होती है सर? बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बट इसकी जो विड्थ होती है वो ज्यादा होती है। किस केस में? पेडेस्टल। और जो पेडेस्टल होते हैं किसके बने होते हैं? आपके पीसीसी के बने होते हैं। क्लियर है? जस्ट कॉलम के बाद जो एक स्टेप प्रोवाइड किया जाता है उसी स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? पेडेस्टल बोलते हैं। क्लियर है? ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर आईएस यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल्स बार, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो लॉन्गिट्यूडनल बार्स की बात कर रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है, मैं एक बार फिर से आपको हल्का सा बता देता हूँ कि सपोज कीजिएगा ये आपके पास एक कॉलम है और इस कॉलम में आपके पास दो डायमेंशंस होती है। कौन कौन सी डायमेंशंस होती है सर, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डायमेंशंस होती है। क्लियर है। आज जो आपके पास कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बार बार कौन सी बार प्रोवाइड करेंगे सर, लॉन्गिट्यूडनल्स बार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल। और जब हमने लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड की है तो कुछ इस तरह से हमारा बार हमारी दिखेगी। एक बार होगी आपके पास, दूसरी बार होगी और तीसरी बार होगी, तीसरी और जो चौथी बार होगी वो आपको दिखेगी नहीं, वो थोड़ा बैक में होगी। तो यहाँ पे जो दिखेगा, सारे पॉइंट्स बता देता हूं कि अगर मैं यहां पर मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार्स की बात करता हूं या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात करता हूं, तो क्या रहती है मिनिमम सर, वो आपके पास 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया रहती है। मींस क्या है इसका मतलब, यानी कि 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इनटू बीडी। ये कैपिटल बी भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। जैसे ये हो गया सर हमारे पास, इसका v हो गया है और ये सर इसकी क्या हो गई है, डेप्थ हो गई है। आप क्या हो, इस कैपिटल बी को स्मॉल बी भी लिख सकते हो। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल की बार, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल बार या रेनफोर्समेंट अभी बात कर देते हैं, तो ये कितना होता है, 6% ऑफ ग्रॉस एरिया होता है। 6% ऑफ ग्रॉस एरिया होता है। ये कब, जब आपके पास अनलैप्ड है। ठीक है, आपने बार को क्या नहीं किया है, लैप्ड नहीं किया है, अनलैप्ड बार हो। ठीक है, और जब आपने सर उसको क्या कर दिया हो, लैप्ड कर दिया है, तो 6% को आप कैसे निकल सकते हैं, 6/100 इंटू BD लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इफ बार इज लैप्ड, अगर आपके पास क्या है, बार को लैप्ड किया हो आपने, बार को अगर लेफ्ट किया हो तो क्या हो जाएगा, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/100 इंटू B इंटू D। क्लियर है, ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। अब क्वेश्चन में ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि सर मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू प्रिवेंट द श्रिंकेज स्ट्रेसेस। श्रिंकेज स्ट्रेसेस को बचने के लिए हम कम से कम रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल। जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होती है किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है सर, ये आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है। नाम में ही लिखा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है। अब देखिएगा, अब जो ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती है, इसको आप एज ए मेन बार भी बोल सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो यहाँ पर आपके पास मेन बार बोलो या लॉन्गिट्यूडनल बार बोलो, उसका जो मिनिमम डाया होता है, मिनिमम जो डाया होता है वो आपका शुड नॉट लेस देन 12 mm, वो आपका 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया है। और अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम नंबर ऑफ बार्स की, कि कम से कम बार आपके पास कितनी होनी चाहिए, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं कोडल प्रिजन की, तो रेक्टेंगुलर के केस में मिनिमम कितनी होनी चाहिए सर, रेक्टेंगुलर हो या फिर आपका स्क्वायर हो, उस केस में आपको टोटल 4 बार्स प्रोवाइड करनी है, 4 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करनी है। क्लियर है। अगर सर हमारे पास कैसा हो सर, सर्कुलर सेक्शन हो, अगर सर सर्कुलर सेक्शन हो तो उस केस में आपको कितनी नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड करनी है सर, 6 नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड करनी है। क्लियर है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट क्या है कि इफ आपके पास इफ सेक्शन, अगर सेक्शन कैसा हो, इफ सेक्शन कैसा हो, नॉन रेक्टेंगुलर हो, मतलब रेक्टेंगुलर भी ना होना चाहिए और आपका स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट छोड़ के सर्कुलर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके कोड ने मेंशन किया है। तो उस कंडीशन में जो आपका मिनिमम नंबर्स ऑफ बार जो रहेगा वो आपका 1 बार ऑफ ईच कॉर्नर होगा। तो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ बार जो हम देंगे वो एक बार कम से कम आपके ईच कॉर्नर पे होना चाहिए। जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग है आपके पास, मैं यहाँ पे T सेक्शंस बनाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, ये टी सेक्शन है हमारे पास। आपके पास कोई भी सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं टी बना रहा हूं तो आप भी टी बनाइएगा। टी के अलावा कोई और भी सेक्शन हो सकते हैं। टी सेक्शन हो सकता है आपके पास, एल सेक्शन हो सकता है आपके पास, एच सेक्शन हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम से कम बार कितनी प्रोवाइड करनी है, आपने कुछ नहीं करना है, कॉर्नर्स को पकड़ना है। एक कॉर्नर हो गया आपके पास, दूसरा कॉर्नर हो गया आपके पास, तीसरा कॉर्नर हो गया आपके पास, चौथा कॉर्नर हो गया, फिफ्थ कॉर्नर हो गया, सिक्स्थ कॉर्नर हो गया, और नीचे यहाँ पे भी होगा, सेवंथ कॉर्नर हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे भी होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, एक कॉर्नर यहाँ पे, दो कॉर्नर यहाँ पे, तीन कॉर्नर यहाँ पे, चार कॉर्नर यहाँ पे, पांच यहाँ पे, छह यहाँ पे। उसी तरह से एच में दो यहाँ पे हो गए, तीन यहाँ पे हो गए, चार यहाँ पे हो गए, पांच यहाँ पे हो गए, छह यहाँ पे हो गए, सात यहाँ पे हो गए, आठ यहाँ पे हो गए, नौ यहाँ पे हो गए, 10 यहाँ पे हो गए, 11 यहाँ पे हो गए, 12 यहाँ पे हो गए। यानी कि हर एक एक कॉर्नर में आपको डालते रहना है। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चंस में पूछा है कि जो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन कॉलम शैल बी, रेक्टेंगुलर कॉलम में कितनी सर, 4 बार प्रोवाइड करेंगे, जबकि आपके 6 इन सर्कुलर कॉलम में। तो आंसर क्या होगा, 4 और 6 होगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास 4 एंड 6 हो गया। तो यहाँ पे आपने कम से कम का क्राइटेरिया भी देखा कि कम से कम आपको कितना लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है कॉलम में, सर 0.8% करना है, और ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोवाइड करना है, सर ज्यादा से ज्यादा हमें 6% प्रोवाइड करना है। अगर सर हम 6% से ज्यादा प्रोवाइड कर दोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका सेग्रीगेशन हो जाएगा और आपका कंजेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा सर, आपके रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट करने में काफी डिफिकल्टी आएगी। क्लियर है। उसी तरह से आपने देखा कि अगर हमारे पास जो मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है उसकी भी 2 कंडीशन आती है, या तो आपने बार को लैप्ड किया है या आपकी बार अनलैप्ड है। जब आपकी बार अनलैप्ड है तो उस कंडीशन में 6%, और जब आपकी बार लैप्ड है तो उस कंडीशन में 4%। क्लियर है। उसी तरह से जो डाया रहेगा, कम से कम जो डाया रहना चाहिए वो आपका 12 mm रहना चाहिए। अगर 12 mm से डाया कम रहेगा तो कहीं ना कहीं जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स होगी वो क्या करने की कोशिश करेगी, वो बक्कल करने की कोशिश करेगी। क्लियर है। हम नहीं चाहते कि जो हम बार कॉलम में यूज करें वो हमारी बकलिंग में आए। ठीक है। उसके बाद मिनिमम का क्राइटेरिया देखा, तो मिनिमम के क्राइटेरिया में चाहे आपका सेक्शन रेक्टेंगुलर हो, तो यहाँ पे आपको ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है जिसको हम क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं B/D, ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। कोड ने तो कहा है कि अगर सर रेक्टेंगुलर स्क्वायर होगा तो वहां पे 4 बार देनी है, और अगर सर हमारे पास सर्कुलर हुआ तो वहां पे 6 नंबर ऑफ बार आपको प्रोवाइड करनी है। क्लियर है। अगर इन तीनों के अलावा कोई ऐसा सेक्शन हो जो नॉन रेक्टेंगुलर हो, उसकी शेप को स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, ना तो उसको रेक्टेंगुलर बोला, ना उसको स्क्वायर बोला, ना ही उसको सर्कुलर बोला, तो उस कंडीशंस में आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके कॉर्नर्स को पकड़ना है और हर एक कॉर्नर में आपको एक एक बार प्रोवाइड कर देना है। क्लियर है। तो कुछ हमने इसको यहाँ पे देखा है। क्लियर है। तो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चंस है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से किया हो तो आपका ये आंसर भी क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉलम्स में बी मेड ऑफ पीसीसी, कि ये कॉलम किसका बना है सर, आपके पास पीसीसी का बना है। तो बना के देखते हैं। ये सर मेरे पास एक कॉलम होता है, कॉलम के बाद क्या करते हैं सर, हम एक स्टेप प्रोवाइड करते हैं। क्या बोला सर आपने कि सर कॉलम के बाद हम एक स्टेप प्रोवाइड कर देते हैं। तो कीजिएगा सर आप स्टेप प्रोवाइड। तो ये देखिएगा हमने स्टेप प्रोवाइड किया है। अब जो ये स्टेप होता है इसकी जो लेंथ होती है वो कॉलम की लेंथ के कंपेयर में तो क्या होती है सर, आपके पास लेंथ कम होती है, बट जो उसकी विड्थ होती है वो सर ज्यादा होती है। और उसके बाद हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद सर हम अपनी फुटिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। क्योंकि सिंगल कॉलम की जो फाउंडेशंस होती है, जो नींव रखी जाती है, तो उसको हम फुटिंग बोलते हैं। और जब नंबर ऑफ कॉलम की नींव को इंस्टॉल किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम फाउंडेशंस बोलते हैं। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये सर आपके पास यहाँ पे कॉलम है। क्लियर है। और कॉलम सभी जानते हैं सर जिनकी लेंथ ज्यादा होती है और जिनकी विड्थ क्या होती है सर, कम होती है। बिल्कुल सही। उसके बाद आपने एक यहाँ पे स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं। बिल्कुल सर, स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं।
जो स्टेप्स होता है वो भी किस नेचर का होता है, कंप्रेशन नेचर का होता है। जैसे जो कॉलम का जो नेचर होता है वो आपके पास वो भी कैसा होता है सर, कंप्रेशन होता है। तो उसी तरह से आपके स्टेप का नेचर भी कैसा होता है सर, वो भी कंप्रेशन होता है। अब जो ये आपका स्टेप्स होता है इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को आप पेडेस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसको पेडेस्टल बोलते हैं। और जो ये पेडेस्टल होता है किसका बना होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। किस प्रोपोर्शंस में बनाया जाता है, 1:3:6 के प्रोपोर्शंस में बनाया जाता है। क्लियर है ये। और उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे ये होता है, ये फुटिंग होता है। अब क्या होता है कि जो ये कॉलम होते हैं और ये आपके पेडेस्टल होते हैं, इनको क्लासिफाइड किया जाता है आपके पास स्लेंडरनेस लिमिट के आधार पर। क्लियर है, जो मैंने आपको पहले बताया था। कॉलम जो होते हैं आपके पास, इसमें आपके पास शॉर्ट कॉलम भी हो सकते हैं, नो डाउट, ये आप जानते हैं, ठीक है। और दूसरे आपके पास सर लॉन्ग कॉलम भी हो सकते हैं, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। आप तो काफी इंटेलिजेंट हो, अब तक तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा नहीं चाहिए। अब जो हमारे पास सर शॉर्ट कॉलम होता है उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं वो आपके पास क्या होता है सर, 3 से तो बड़ा होना चाहिए बट 12 से छोटा होना चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है आपके पास, स्लेंडरनेस रेशियो भी हमारे पास होता है सर, ये होता है LE अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशंस। क्लियर है, कुछ यही होता है। लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं जिसका स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 12 और 12 से ज्यादा हो। कितना ज्यादा हो सर, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप आरसीसी कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो आरसीसी कॉलम में जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो है 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60 से ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा सर, आपके कॉलम में बकलिंग के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारा कॉलम बकल करे, तो यही हमने बोला है कि कॉलम्स में बी मेड ऑफ पीसीसी। जब कॉलम आपके पीसी से बनता है तो उसको हम बोलते हैं पेडेस्टल। क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं। इफ देयर अनसपोर्टेड लेंथ डू नॉट एक्सीड, और उसकी जो अनसपोर्टेड लेंथ होती है पेडेस्टल की वो क्या होती है सर, देखिएगा तो पेडेस्टल का जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो लेस देन 3 होता है। स्लेंडरनेस रेशियो बोले तो आपकी अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज लेस देन 3। तो इसका मीन क्या हुआ यहाँ पर कि अनसपोर्टेड लेंथ शुड नॉट एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब जो आपके पास ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है ये आपकी जो लेटरल डायरेक्शन में जो डायमेंशन होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी, लेटरल डायरेक्शन में कौन सी है सर, बी और डी। इन बी और डी में जो वैल्यू आपकी मिनिमम होगी उसी को हम क्या बोलते हैं सर, लीस्ट लेटरल डायमेंशंस बोलते हैं। क्लियर है, तो वही हमने यहाँ पे देखा, लीस्ट लेटर्स में भी आपका बी भी हो सकता है और आपका डी भी हो सकता है। क्लियर है, तो यही तो बोला है पेडेस्टल मतलब 3 टाइम्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। क्लियर है, द डायामीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन ए कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। तो अगर मैं डाया ऑफ मेन बार की बात करता हूं तो डाया ऑफ मेन बार जो होता है आपके पास शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि जो आपके पास डाया ऑफ मेन बार होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 mm होना चाहिए। क्लियर है, 12 mm से ज्यादा होना चाहिए। अब स्टूडेंट का मामला ये है कि सर 12 mm से कम क्यों नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास मैं कुछ यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स के बार ले लेता हूँ। एक ये है आपके पास, दूसरा आपके पास थोड़ा और ये ले लिया मैं, और तीसरा आपके पास एक ये ले लिया है। मतलब मैंने अलग अलग तरह की बार्स यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एक आपके पास ये बार होगी है, आपके पास ये बार होगी है, ठीक है, एक बार ये होगी आपके पास और एक ये बार होगी है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे थ्रेड पोर्शंस होंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने देखा होगा बार्स, ठीक है, तो ये होंगे। अगर मैं बात करता हूँ अब इनके डाया की, इनके जो डाया होंगे वो आपके पास थोड़े डिफरेंट होंगे। मान लेते हैं ये आपके पास 8 mm का डाया है, मान लेते हैं ये आपके पास 10 mm का डाया है, और मान लेते हैं ये आपके पास 12 mm का डाया है। क्लियर है, यानी कि अलग अलग
डाया की बार्स आपने यहाँ पर यूज की है। तो यहाँ पे जो डाया दिखा अपने 8 mm का है, 10 mm का है, 12 mm का है। जो जिसका डाया जितना कम होगा वो उतना ज्यादा क्या करने की कोशिश करेगा, बकल करने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो बकलिंग के चांस रहेंगे आपके किसमें, इस वाली बार में वो कुछ ज्यादा रहेंगे, कुछ इस तरह से ज्यादा बकल करेगी। ये थोड़ा कम करेगी, मतलब उतना नहीं करेगी जितना ये करेगी, अब ज्यादा करेगी। अब जो ये वाली बार है ये बहुत कम बकल करेगी, यानी कि इफ ये देखिएगा, इफ डाया ऑफ आपकी मेन बार बोलो या लॉन्गिट्यूडनल बार बोलो, अगर लेस देन 12 हुआ, 12 mm हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चांसेस ऑफ बकलिंग इज मोर, आपके बकलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि जो हमारा कॉलम है उसका जो हमने मेन बार्स प्रोवाइड किया है वो बक्कल करे। क्लियर है? तो इसीलिए जो आपका कम से कम होना चाहिए, 6 भी नहीं चलेगा, 10 भी नहीं चलेगा, 8 भी नहीं चलेगा, आपके पास 12 mm का चलेगा। अब देखते हैं कि जो मार्केट में जो आपको अवेलेबल होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं आपके पास, वो कौन कौन से होते हैं। अवेलेबल डाया ऑफ द बार, उसमें रहता है आपके पास सर 6 mm का भी होता है, आपके पास 8 mm का भी हो सकता है, आपके पास यहाँ पे 10 mm का भी हो सकता है, आपके पास 12 mm का भी हो सकता है, आपके पास 16 mm का भी हो सकता है, आपके पास 20 mm का भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 22 का भी हो सकता है, 25 mm का भी हो सकता है, 28 का भी हो सकता है आपके पास, अब 32 mm का भी हो सकता है आपके पास, 36 mm का हो सकता है आपके पास, 42 mm का हो सकता है आपके पास, एक्सेट्रा। ठीक है, बट हमेशा याद रखना कि जो आपके पास 14 mm का जो डाया होता है मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। अब आप चाहो कि सर इसका रीजन क्या है कि 14 mm का क्यों नहीं मिलता है, तो इसका प्रैक्टिकली कोई भी रीजन नहीं है। आपको अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो सर इसका कोई भी रीजन है, बट मार्केट में ये 14 mm का जो डाया होता है, 14 mm बोले तो 14 mm का जो डाया होता है आपका मेन बार का, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। मार्केट में क्या होता है आपका, अवेलेबल ही नहीं होता। तो क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो भी हमें क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द डायामीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑफ स्क्वायर कॉलम इज 16 mm, यानी कि डाया दे दिया आपके पास, डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, लॉन्गिट्यूडनल बार्स को मैं लिख सकता हूं, मेन बार दे दिया है, कितना दे दिया है, 16 mm दे दिया है। क्लियर है? लेटरल टाई शुड नॉट बी एक्सीड, तो उस कंडीशन में जो लेटरल टाइज होती है वो किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। और जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट होता है इट इज प्रोवाइडेड इन दी लेटरल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है, आपकी लेटरल डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है। क्यों प्रोवाइड की जाती है सर, तो देखिएगा, टू प्रिवेंटेड द बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, कि जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती है, जिनको आप मेन बार बोलते हैं, उनको क्या नहीं करता, वो बक्कल होने से बचाता है, यानी कि उनको होल्ड करके रखता है। एंड इट आल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, और ये क्या करती है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम को इंक्रीज करती है। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होती है वो आपके पास हेलिकल भी हो सकती है और टाइड भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो बात कर सकते हैं हम किसकी करेंगे, यहाँ पे टाइड रेनफोर्समेंट की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले टाइड रेनफोर्समेंट की, तो इसके हम किसकी बात करेंगे, डायामीटर्स की। ठीक है, तो जो आपके पास डाया ऑफ टाइड रेनफोर्समेंट होता है वो कितना होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आपके पास यहाँ पे इसको पाई टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। ठीक है, वो क्या होगा आपके पास सर, मैक्सिमम होना चाहिए 1/4 डाया ऑफ मेन बार, और डाया ऑफ मेन बार का भी कौन सा, कि जो आपने मैक्सिमम बार का डाया यूज किया हो, और आपका 6 mm,
ये तो आपका ओल्ड कोड है, जो ओल्ड कोड था उसके कोड के मुताबिक है, बट यहाँ पे कुछ अकॉर्डिंग टू 13920 के अकॉर्डिंग ये क्या होगा आपके पास एजिटेड रहेगा सर, मैक्सिमम रहेगा, बट ये 1/4 डाया ऑफ मेन बार सेम रहेगा। डाया ऑफ मेन बार का मैक्सिमम लेना है आपको, और आपको 8 mm, 6 mm की जगह क्या हो गया है अब आपका 8 mm हो गया है। हालांकि जो ये क्वेश्चन है ये 6 mm के ही अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, बट जो अब नया है उसको आपने ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या पूछा आपसे, यहाँ तो क्वेश्चंस में पूछा आपसे कि डायामीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स पूछा आपके, यानी कि सिग्मा टी पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा टी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैक्सिमम देखना है 1/4, तो 1/4 बोले तो 1/4 इंटू मैक्सिमम डाया कितना है सर, यहाँ पे 16 है। अब देखिएगा अगर आपने डिफरेंट साइज के यूज किए होंगे, 16, 12, 18, 20 के किए होंगे, तो उसमें जो आपका मैक्सिमम बार होगा वही आपने यहाँ पर लेना है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 mm। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 4, तो यहाँ पे तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि 4 और 6 में मैक्सिमम क्या है आपके पास 6 है। तो नो डाउट इसका आंसर तो आप यहाँ पे 6 mm देंगे, बट अकॉर्डिंग टू 13920 के अकॉर्डिंग ये इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका 8 mm होना चाहिए। क्लियर है? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो कुछ यही क्वेश्चंस है, बिल्कुल यही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है कि द डायामीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम, यानी कि यहाँ पर डाया ऑफ लेटरल टाइज की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है आपके पास मैक्सिमम होता है। क्या बोला उसने, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ मेन रूट्स। 1/4 तो वही बात कर रहा है, 1/4 डाया ऑफ मेन बार, मेन बार का भी क्या होगा आपके पास मैक्सिमम होगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास 6 mm। ठीक है, ये तो है आपके पास IS 456 2000 के अकॉर्डिंग, बट हम IS 13920 के अकॉर्डिंग देखें तो लेटरल टाइज का जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए आपका, दैट इज 1/4 डाया ऑफ मेन बार, या फिर आपका 6 mm की जगह क्या हो जाएगा आपका पास 8 mm हो जाएगा। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ कि मान लेते हैं आपके पास ये कॉलम है, ये कॉलम है, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपके पास। यहाँ पे तो आपने जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस पे जो बार प्रोवाइड की जाती है वो आपके पास कौन सी होती है, वो आपके पास सर मेन बार्स होती है। तो 4 बार है, तो चारों बार आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर आपके कुछ इस तरह से, ये होगी आपके पास 1 बार, ये होगी 2 बार, ये होगी सर 3 बार, और 1 बार आपकी कुछ इस तरह से होगी, उसको भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये जो आपके पास ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, इन लॉन्गिट्यूडनल बार्स को आपने क्या करना, रोक के रखना, ताकि वो क्या करना, बक्कल ना कर पाए। तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, उसके लिए सर हम प्रोवाइड करेंगे अपना ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हमने क्या प्रोवाइड कर दी, यहाँ पे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी है। क्लियर है? तो ये तो आपके पास मेन बार थी, तो यहाँ पे तो डाया ऑफ मेन बार आप सभी जानते हैं कि डाया ऑफ मेन बार क्या रहता है सर, आपके पास 12 mm रहता है। ठीक है, मिनिमम है, मतलब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लेटरल टाइज की बात, तो ये क्या है आपके पास लेटरल टाइज है, या आपको पॉलीगन लिंक भी बोल सकते हैं। और लेटरल टाइज जो का जो डाया रहता है आपके पास, वो क्या रहता है सर आपके पास, वो मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम 1/4 डाया ऑफ मेन बार। डाया ऑफ मेन बार का कौन सा आएगा आपके पास, मैक्सिमम आएगा, और आपके पास 6 mm, और नए कोड के मुताबिक ओल्ड। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं इनकी स्पेसिंग की, कि इनकी जो ये स्पेसिंग रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए आपके पास, ठीक है, जिसको हम पिच बोलते हैं। तो पिच क्या रहनी चाहिए आपके पास लेटरल टाइज की, वो रहनी चाहिए कोडल प्रोविजन के आधार पर लीस्ट लेटरल डायमेंशंस। ठीक है, should not be more than least lateral dimension, और आपका 300 mm, और तीसरा क्या रहेगा इसका 16 times of dia of main bar। 16 टाइम द डाया ऑफ मेन बार का भी कौन सा लेना आपको, स्मॉलेस्ट लेना है। क्या लेना है सर, स्मॉलेस्ट लेना है। क्लियर है?
तो ये चीजें आपको यहाँ पे पिच भी क्लियर हो गई होगी डियर। क्लियर है? तो इस तरह से हमने जितने भी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है उन सारे क्वेश्चन को हमने विद कंसेप्ट एंड डिटेल वाइज कवर करने की कोशिश की है डियर। क्लियर है?